आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 6 का, और इस सबक का उन्वान है मरहूम की याद में। ये एक इंशाइया है बच्चों, और पतरस बुखारी का लिखा हुआ इंशाइया है। इस सबक के अंदर मरहूम की याद में एक साइकिल की रुदात बयान की गई है, जो साइकिल मुसन्निफ़ को उनके दोस्त देते हैं। मुसन्निफ़ पैदल चलने की वजह से परेशान है, कोई सवारी उनके पास नहीं है। दूसरों को सवारी के ऊपर चलते हुए देखते हैं, मोटर गाड़ियों पर चलते हुए देखते हैं, तो इनके दिल में एक दर्द सा उठता है। परेशान हो जाते हैं कि काश मेरे पास भी एक सवारी होती। तो इनकी सवारी होने की ख्वाहिश इनके दोस्त मिर्ज़ा साहब पूरी करते हैं। मिर्ज़ा कहते हैं कि मेरे पास एक साइकिल पड़ी हुई है, पुरानी है, लेकिन 2 साल तक मेरा बेटा उसको कॉलेज लेकर जाया करता था, तो वो साइकिल मेरी है, वो तुम्हारी है, मैं नहीं चला रहा, तो अब तुम उसको चला लो, तुम वो साइकिल ले लो। इस बात से मुसन्निफ़ खुश होते हैं और साइकिल लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त साइकिल भी बड़ी चीज़ थी। अब मिर्ज़ा साहब उनको साइकिल दे देते हैं। मुसन्निफ़ अपने दिल से परेशान है कि उस साइकिल की क्या कीमत अदा करें, लेकिन मिर्ज़ा के मना करने के बावजूद भी ये 40 रुपये उनकी जेब में डाल देते हैं, ज़बरदस्ती जेब में डाल देते हैं कि कुछ तो इसका हदिया लेना ही पड़ेगा आपको, असल कीमत में नहीं चुका पाता, जो भी मैं दूँ आप उसको रख लें, और वो 40 रुपये उनकी जेब में डाल देते हैं। मुसन्निफ़ साइकिल के इंतज़ार में है कि साइकिल आएगी। रात को खबर मिलती है कि मिर्ज़ा साहब साइकिल घर पर छोड़ गए हैं। मुसन्निफ़ सुबह उठकर आते हैं साइकिल चलाने के लिए, नहा धो के तैयार होकर आते हैं। पूछते हैं कि साइकिल कहाँ है। सामने एक मशीन रखी हुई इनको दिख रही है। नौकर से पूछते हैं कि कौन सी मशीन है, ये क्या है? तो नौकर कहता है कि मशीन नहीं, साइकिल ही है जो मिर्ज़ा साहब देकर गए हैं। अब वो सारे अंजर पंजर उसके अलग हो रहे हैं, टूट रही है, फूट रही है, मडगार्ड इधर के इधर जा रहे हैं, हैंडल इधर का इधर जा रहा है, सीट मतलब कहीं से भी वो पहचान में नहीं आ रही कि वो साइकिल है। लेकिन मिर्ज़ा साहब दे गए और मुसन्निफ़ को साइकिल की ज़रूरत थी। अब उसको इस्तेमाल में लाने की तैयारी होती है। अब इस्तेमाल में लाने के लिए उसमें सफ़र में साथ में लेकर चलते हैं, तो उनका ये हाल होता है कि उनका सफ़र, उस साइकिल के साथ सफ़र अंग्रेज़ी का सफ़र बन जाता है। बड़े परेशान होते हैं, बड़े उसमें थक जाते हैं, हंसी मजाक होता है, खूब लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, दुकान के ऊपर लेकर जाते हैं कि इसको बेच दें, किसी तरह छुटकारा पा लें। तो दुकानदार भी कहता है कि 3 रुपये से ज़्यादा मैं इसके नहीं दे सकता, जबकि 40 रुपये उन्होंने मिर्ज़ा को साइकिल के दिए हैं। और आखिर में थक हार कर एक एक्सीडेंट भी करवा लेते हैं अपना, और टूटी फूटी साइकिल को दरिया में डालकर आ जाते हैं। उस साइकिल को ही आपने मरहूम कहा है, और उस मरहूम की याद में ये इंशाइया लिखा है। दिलचस्प बयानी है, खूबसूरत अंदाज है। पतरस बुखारी का तर्ज तहरीर इस इंशाइये को और भी खूबसूरत बना देता है। उनका कलाम का तरीक़ा, उनका अंदाज बयान जुदा है, सबसे जुदा है। बहुत कम पतरस बुखारी ने लिखा है, लेकिन उम्दा पाए का लिखा है, बेहतरीन आपने लिखा है। जो भी आपने लिखा है उसकी वजह से आपकी शोहरत में किसी भी तरह की कमी नहीं है। कम लिखा है, लेकिन उस कम लिखे हुए की वजह से आपकी शोहरत बहुत ऊंचाई के ऊपर है, बहुत माना हुआ जाना हुआ नाम है। इस सबक के अंदर मरहूम की याद में उस साइकिल की रुदात बयान की है। सबक को मैंने 6 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने इंशाइया के हवाले से मालूमात हासिल की है। इंशाइया क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। उर्दू अदब में इंशाइया की तारीख़ के हवाले से हम पहले हिस्से में मालूमात हासिल कर चुके हैं। दूसरे हिस्से में हम पतरस बुखारी की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं। पतरस बुखारी की ज़िंदगानी के हवाले से भी, और पतरस बुखारी की तर्ज तहरीर, खुसूसियात कलाम के हवाले से हमने मालूमात दूसरे हिस्से में हासिल की है। यहाँ मैं तीसरे हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से से हम हमारा इंशाइया मरहूम की याद में का मुताला करेंगे। इस इंशाइये को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में वो रुदात है जब मुसन्निफ़ के पास कोई सवारी नहीं है और वो पैदल चलने की अज़मत बयान कर रहे हैं कि पैदल चलना किसे कहते हैं, और पैदल ही अपनी सवारी सफ़र तय करते हैं। तो पैदल चलने की दास्तान पहले हिस्से में है। दूसरे हिस्से में इनके पास साइकिल आ जाएगी, फिर वो साइकिल के साथ किस तरह चलते हैं, किस तरह से उनकी साइकिल चलाने की शुरुआत होती है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और तीसरे हिस्से में साइकिल के साथ जो इनको परेशानी होती है, जो इनके साथ हादसात होते हैं, जो इनका मजाक उड़ता है, और वो तीसरे हिस्से में बताया गया है। तो ये सबक का तीसरा, चौथा, 5वां हिस्सा, इस तरह से कहानी 3 हिस्सों में तकसीम है। और इसके बाद जो छठा हिस्सा होगा वो इस कहानी में, दरसी किताब में जो सवाल जवाब दिए गए हैं इससे मुताल्लिक, उन सवाल जवाब के ऊपर वो हिस्सा मुनहसिर है। तो हम शुरू करते हैं इस सबक का तीसरा हिस्सा और कहानी का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है बिना सवारी पैदल पैदल। यहाँ पर मुसन्निफ़ का दर्द बताया गया है कि पैदल चलने का दर्द क्या होता है, पैदल चलना कहते किसे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब जाके इंसान पैदल चलता है। और पैदल चलने वाला इंसान जानवरों के बराबर किस तरह से है, मुसन्निफ़ इस हिस्से के अंदर ये सब चीज़ें बता रहे हैं। पतरस बुखारी की बच्चों की खासियत है कि वो मजाक के अंदर खुद को निशाना बनाते हुए मजाक बनाते हैं। उनकी ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं, ज़्यादातर जो इंशाइयाँ हैं, वो इसी अंदाज में लिखे गए हैं कि उन्होंने खुद का मजाक बनाया है,
खुद के अंदाज के जरिए खुद के मजाक बनाते हुए हंसी और ज़राफ़त पैदा की है। यहाँ भी आप खुद का मजाक बना रहे हैं। कहानी का किरदार खुद ही है, इस इंशाई का किरदार खुद ही है, और साथ में इनके एक दोस्त हैं जिनका नाम मिर्ज़ा है, और तीसरा किरदार साइकिल है जो इस कहानी के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ पिरोया गया है, इंशाइये में खूबसूरती के साथ पिरोया गया है, मरहूम की याद में है। शुरू करते हैं हम। एक दिन मिर्ज़ा साहब और मैं बरामदे में साथ साथ कुर्सियां डाले चुपचाप बैठे थे। जब दोस्ती बहुत पुरानी हो जाती है तो गुफ्तगू की चंदा ज़रूरत बाकी नहीं रहती और दोस्त एक दूसरे की खामोशी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यही हालत हमारी थी। तंज़ और मज़ाक के अंदाज में बात कर रहे हैं, बात को घुमा फिरा कर बात करेंगे और घुमा घुमा कर बात को बात से बात निकालते हुए उसमें हंसी का उन्सुर पैदा करेंगे, मज़ा का उन्सुर पैदा करेंगे। ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब और हम बरामदे के अंदर कुर्सी लगाए हुए बैठे हुए हैं, इनका ही घर है। मुसन्निफ के घर के ऊपर मिर्ज़ा साहब आए हुए हैं, दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन कोई बातचीत उनके अंदर नहीं हो रही क्योंकि दोस्ती पुरानी हो चुकी है। और ये कहते हैं कि पुरानी दोस्ती के अंदर ज़रूरी नहीं कि बातचीत से ही एक दूसरे के जज्बात को समझा जा सके, वहाँ खामोशी से भी काम हो सकता है। तो उसी हालत में अंदर हम दोनों हैं, दोनों खामोशी के अंदर बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के सामने बीड़ी सिगरेट जो भी पीना है वो पी रहे हैं। चंदा ज़रूरत बच्चों उस जगह इस्तेमाल की जाती है कि जहाँ पर ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि बात हो। चंदा ज़रूरत बिल्कुल बहुत कम ज़रूरत हो या बहुत कम ज़रूरी हो, वहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो बैठे हुए हैं और उस कैफियत में हैं कि दोनों खामोश हैं और एक दूसरे से बात करने की ज़हमत भी नहीं उठा रहे हैं। हम दोनों अपने अपने ख़यालात में गर्क थे। मिर्ज़ा साहब तो खुदा जाने क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं ज़बाने की नासाजगारी पर हो रहा था। नासाजगारी, साजगार ना होना, रास ना आना, हमवार ना होना। मुसन्निफ कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब तो पता नहीं किन ख्यालों के अंदर गर्क थे, लेकिन मैं इन ख्यालों को सोच रहा था कि इस ज़माने में ये गैर बराबरी क्यों है। ज़माने के अंदर ऐसा क्यों है कि कोई शख्स तो बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, कोई मोटर गाड़ियों के अंदर घूमता है और किसी के पास साइकिल भी नहीं है, कोई बड़े बड़े खर्चे कर रहा है और किसी के पास खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी नहीं हो रहा है। ये नासाजगारी के हालात हैं। तो मुसन्निफ सोच रहे हैं कि नासाजगारी क्यों है। दूर सड़क पर थोड़े थोड़े वक्फे के बाद एक मोटर कार गुजर जाती थी। मेरी तबीयत कुछ ऐसी वाक़ हुई कि मैं जब कभी किसी मोटर कार को देखता हूं, मुझे ज़माने की नासाजगारी का ख्याल ज़रूर आने लगता है। इसीलिए अभी भी ये सोच रहे हैं कि ज़माने के अंदर ही नासाजगारी, ये नाहमवारी क्यों है, ज़माना मुझे सही तरीके से राज क्यों नहीं आ रहा। जब मोटर गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं, मोटर कारों को चलते हुए देखते हैं, तो ये कैफियत और बढ़ जाती है। मुसन्निफ और परेशान हो जाते हैं और अभी भी वो परेशान से बैठे हुए हैं क्योंकि मोटर गाड़ियां उनके दरवाजे के आगे से थोड़ी थोड़ी देर के अंदर आ रही और जा रही हैं। और मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने लगता हूं जिससे दुनिया की तमाम दौलत सब इंसानों में बराबर तकसीम की जा सके। क्योंकि नासाजगारी, मैंने बताया कि एक के पास बहुत ज़्यादा दौलत हो जाना, अमीरी के अंदर सारे रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और दूसरी तरफ खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं हो रहा है, उनके पास कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं है, फटे हाल फटे घरों के अंदर रह रहे हैं, बाहर फुटपाथ के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह के हालात हैं। तो मुसन्निफ इन हालात को देखकर परेशान हैं और ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा मौका मिले कि मैं उन अमीरों से दौलत छीनकर गरीबों के अंदर तकसीम कर दूं, दुनिया को बराबरी के ऊपर ले आऊं, ना तो कोई गरीब हो और ना ही कोई अमीर हो, बराबर दर्जे के साथ सभी मिलजुल कर रहें। अगर मैं सड़क पर पैदल जा रहा हूं और कोई मोटर इस अदा से गुजर जाए कि गर्दो गुबार मेरे फेफड़ों, मेरे दिमाग, मेरे मैदे और मेरी तिल्ली तक पहुंच जाए, तो उस दिन घर में आकर इल्म कीमिया की वो किताब निकाल लेता हूं जो मैंने FA में पढ़ी थी और इस गरज से उसका मुताला करने लगता हूं कि शायद बम बनाने का कोई नुस्खा इसके हाथ आ जाए, उस किताब में से मिल जाए। अपनी परेशानी बता रहे हैं, जज्बात बता रहे हैं, उलझन बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि दौलत सब में बराबर बांट दी जाए और उसकी वजह यह है कि मेरा दिल जलता है गरीबी देख के, मुफलिसी देख के। अपने हाल बता रहे हैं, अपना गुस्सा बता रहे हैं अंदर का कि कई बार ऐसा होता है कि मैं सड़क के ऊपर चलता हूं और कोई गाड़ी मेरे सामने से निकलती है, धूल और गर्द उड़ाती हुई निकलती है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है और मेरा मन करता है कि इस गाड़ी को मैं बम से उड़ा दूं, इस गाड़ी को ख़त्म कर दूं, क्योंकि इस गाड़ी की वजह से मुझे परेशानी हो रही है, मुझे इतरा इतरा के मेरे सामने चल रही है, मुझे गरीब समझ के मेरा मजाक उड़ाते हुए चल रहे हैं। तो मुसन्निफ अपनी परेशानी हंसी मजाक के अंदाज में हंसते हंसते इसको जाहिर कर रहे हैं। तो कहते हैं कि उसकी धूल मेरे फेफड़ों के अंदर, मेरे दिमाग में, मेरे मैदे में, मेरी तिल्ली तक पहुंच जाए,
तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और मैं अपनी एफए के मुताले के दौरान जो किताब मेरे पास थी, कौन सी किताब? इल्म कीमिया की किताब, जो एफए की तालीम के दौरान मेरे पढ़ता था मैं, कि इल्म कीमिया होता है बच्चों केमिस्ट्री की किताब, जिसमें केमिकल की चीजें होती हैं, केमिकल बनाना, बम वगैरह बनाने की, इसमें कोई नुस्खा ढूंढने के लिए ये उस किताब का मुताला शुरू करते हैं। और एफए बच्चों कोर्स है, जो अभी जैसे बीए होता है ऐसे ही उस वक्त एफए हुआ करता था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक थे। तो एफए के कोर्स में इन्होंने जो किताब पढ़ी थी, ये चाहते हैं उस किताब को ढूंढने लग जाते हैं और वो नुस्खा बम बनाने का ढूंढने लगते हैं। ये गुस्सा जाहिर कर रहे हैं अपना। मैं कुछ देर तक आहें भरता रहा। मिर्जा साहब ने कुछ तो तवज्जो न की। आखिर मैंने खामोशी को तोड़ा और मिर्जा साहब से मुखातिब होकर बोला। दोनों अपने अपनी सोचों के अंदर गुल है। मिर्जा अपनी सोचो फिक्र के अंदर परेशान है, वो खामोशी से बैठे हुए हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, धुआं छोड़ रहे हैं। और मुसन्निफ भी अपनी सोचो फिक्र में परेशान है। मिर्जा की सोच का तो पता नहीं, लेकिन मुसन्निफ ने अपनी सोच बता दिया कि मैं ज़माने की नासाजगारी से परेशान हूँ, मैं इस दौलत की बेजा तकसीम से परेशान हूँ। कहीं तो बहुत ज़्यादा अमीरी है, कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी है, कोई गाड़ी के ऊपर चलता है और कोई बेचारा धूल खाता फिरता है। तो इस वजह से मुसन्निफ परेशान है और वो अपनी परेशानी का अब हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिर्जा से मुखातिब हैं, मिर्जा से कहते हैं कि मिर्जा, हम में और हैवानों में क्या फ़र्क है? मिर्जा साहब बोले, भाई कुछ तो होगा ना आखिर। मिर्जा साहब, अब उनका अंदाज देख लीजिए बोलने का, उनका बात करने का, मिर्जा साहब का, ये किस अंदाज में इनसे बात कर रहे हैं। पूछते हैं कि इंसानों में और हम में क्या फ़र्क है मिर्जा? मिर्जा कहते हैं कुछ तो होगा फ़र्क, ऐसी थोड़ी बात है कि हम एक जैसे हैं। मैंने कहा, मैं बताऊं तुम्हें? कहने लगे, बोलो। मुसन्निफ अब खुद बताएंगे कि इंसानों में और हैवानों में क्या फ़र्क है, दोनों में किस तरह से जुदा होते हैं। मुसन्निफ कहते हैं, मिर्जा से मैं बताता हूं तुम्हें। तो अब जवाब दे रहे हैं मुसन्निफ, कोई फ़र्क नहीं है, इंसानों में और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं है। मिर्जा से कहते हैं, मिर्जा कोई फ़र्क नहीं है। सुनते हो मिर्जा, कोई फ़र्क नहीं है। हम में और हैवानों में, कम से कम मुझ में और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं है। अपनी और हैवानों से मुशाबिहत कर रहे हैं। पहले तो कहा कि इंसानों में और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं है, और फिर लगा कि मिर्ज़ा कुछ जवाब देंगे, तो उन्होंने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाया कि कम से कम मुझ में और हैवानों में तो कोई फ़र्क नहीं है। अब उसकी वजह क्या बताते हैं कि हैवान भी पैदल चलते हैं और मैं भी पैदल चलता हूँ। मुसन्निफ पैदल चलने की वजह से परेशान हैं, उनको सवारी चाहिए, सवारी नहीं है। अब सवारी नहीं है, पैदल चलना पड़ता है, धूल मिट्टी दूसरी गाड़ियों की खानी पड़ती है, तो उससे परेशान है, अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं कि हम में और जानवरों में कोई फ़र्क ही नहीं है। जानवर भी पैदल चलते हैं और हम भी पैदल चलते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम मीन मैख निकालने में बड़े ताक हो। कह दोगे कि हैवान जुगाली करते हैं और तुम नहीं करते। बड़े ताक यानी इंतजार में रहने वाले माहिर। मीन बैक निकालने के अंदर तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, लासानी हो, तुम बेमिसाल हो, फौरन कमियां निकालने लग जाते हो मेरी बातों की। मैं तुमसे कह रहा हूं कि इंसानों के अंदर और हैवानों में कोई फ़र्क नहीं है, तो अब इसका जवाब भी खुद ही देते हैं कि तुम ये कहोगे कि इंसान हैवान जुगाली करते हैं, तुम नहीं करते, उनके दुम होती है, तुम्हारे नहीं होती। ये मिर्जा का जवाब होते। मुसन्निफ कह रहे हैं कि तुम यूं ही तो कहोगे कि हैवान जुगाली करते हैं और तुम नहीं करते, उनके दुम होती है लेकिन तुम्हारे नहीं। तो मुसन्निफ कहते हैं इन बातों में तो हैवान हमसे अफजल ही तो हुए, हम नहीं कर सकते तो हमारी कमतरी हो गई है, और वो करते हैं वो काम तो वो हमसे अफजल हो गए। उनके पूंछ है तो हमसे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, हमारे तो पूंछ ही नहीं है, हम तो जुगाली ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन बातों से क्या होता है? उनसे तो सिर्फ यही साबित होता है कि वो मुझसे अफजल हैं। लेकिन मैं और वो बिल्कुल बराबर हैं। एक बात में मैं और वो जानवर बिल्कुल बराबर हैं, हैवान बिल्कुल बराबर हैं। और मुसन्निफ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो भी पैदल चलते हैं और मैं भी पैदल चलता हूं। पैदल चलने का दुख बयान कर रहे हैं, दर्द बयान कर रहे हैं कि मेरे और जानवरों में कोई बराबरी नहीं है। जिस तरह जानवर पैदल चलते हैं उसी तरह से मैं भी पैदल चलता हूं। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? बताओ, क्या जवाब है तुम्हारे पास? बताओ, तोड़ कोई हो तो। अगर मिर्जा के सामने पूछ रहे हैं, मिर्जा से दरियाफ्त कर रहे हैं कि मैं भी पैदल चलता हूं, जानवर भी पैदल चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मेरे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, तो तुम ये कहोगे कि उनके पास दुम है, जुगाली है, तो फर्क बताओगे। लेकिन अब पैदल चलने की बात आ गई तो क्या तुम फर्क बता सकते हो? कोई जवाब है तुम्हारे पास? जवाब नहीं, कुछ है तो कहो। बस चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं कह सकते। जब से मैं पैदा हुआ हूं उस दिन से पैदल चल रहा हूं। मुझे पैदा होने के बाद से कोई सवारी नहीं मिली है, शुरू से लेकर अभी तक मैं पैदल चल रहा हूं। और पैदल
पैदल के बारे में बताएंगे, पैदल क्या है, पैदल चलना कहते किसे हैं। वो देखिए मुसन्निफ कितने खास अंदाज में बताते हैं कि पैदल चलना कहते किसे हैं। पैदल, तुम पैदल के माने नहीं जानते? पैदल के माने हैं सीना जमीन पर इस तरह से हरकत करना कि दोनों पांवों में से एक जरूर जमीन पर रहे। यानी तमाम उम्र मेरे हरकत करने का तरीका यही रहा है कि एक पांव जमीन पर रखता हूं और दूसरा उठाता हूं, और दूसरा रखता हूं, पहला उठाता हूं, एक आगे एक पीछे। खुदा की कसम, इस तरह की जिंदगी से दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहता। हवास बेकार हो जाते हैं, तखय्युल मर जाता है, आदमी गधे से बदतर हो जाता है। यहां पर पैदल चलने की तारीफ भी बयान कर दी मुसन्निफ ने कि पैदल चलना कहते किसे हैं और पैदल चलने के नुकसान क्या हैं। पैदल चलने का अमल बता रहे हैं कि जमीन के ऊपर इस तरह से हरकत करना कि एक पैर हमेशा जमीन के ऊपर रहे और दूसरा पैर हमेशा हवा में रहे। जब पहला पैर जमीन के ऊपर है तो दूसरा हवा में होता है, और दूसरा जमीन पे होता है तो पहला हवा में होता है, और इसी तरह से तमाम उम्र हरकत करते जाना, यह पैदल चलना होता है। इस तरह से पैदल चला जाता है, और पैदल चलने की वजह से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, इंसान गधे की तरह हो जाता है, तखय्युल खत्म हो जाता है। तखय्युल यानी सोचने विचारने की कुव्वत खत्म हो जाती है, नए आइडियाज आने बंद हो जाते हैं, नए काम करने, दिमाग नया काम करना बंद कर देता है। तो भाई ये हवास बेकार करने वाला काम, ये खराब काम मुझसे नहीं होता, मुझसे ये पैदल नहीं चला जाता। मिर्जा साहब मेरी इस तकरीर के दौरान कुछ इस बेपरवाही से सिगरेट पीते रहे कि दोस्तों की बेपरवाही पर रोने को दिल चाहता था। इतनी सारी तकरीर कर दी, मुसन्निफ तारीफ कर रहे हैं पैदल चलने की, बयान कर रहे हैं कि पैदल किस तरह चला जाता है, लंबी तकरीर कर दी है, लेकिन मिर्जा के ऊपर कुछ असर ही नहीं है। वो तो अपनी सिगरेट के अंदर मस्त है, मुसन्निफ की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है। अब मुसन्निफ कहते हैं कि उनकी बेजारी देखकर ऐसा लगा कि जैसे रो लूं, मैं दिल पोइट के रो लूं, रोने का दिल करने लगा उनकी बेजारी देखकर। मैंने अजहद हिकारत और नफरत के साथ मुंह उनकी तरफ से फेर लिया। ऐसा मालूम होता था कि मिर्जा को मेरी बातों पर यकीन नहीं आता। गोया मैं जो अपनी तकालीफ बयान कर रहा हूं वो महज ख्याली है, यानी मेरा पैदल चलने के खिलाफ शिकायत करना काबिल तवज्जो ही नहीं है। मैं पैदल चल रहा हूं तो मिर्जा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं शिकायत कर रहा हूं तो वो तवज्जो ही नहीं दे रहे, मेरी बात के ऊपर कोई वैल्यू ही नहीं मान रहे, कोई बात को कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यानी मैं किसी सवारी का मुस्तहिक ही नहीं हूं, मुस्तहिक यानी हकदार, हमेशा मुझे पैदल ही चलना पड़ेगा, मैं कभी कोई सवारी नहीं ले पाऊंगा। मैंने दिल में कहा, अच्छा मिर्जा यूं ही सही, देखूं तो मैं क्या करता हूं। मिर्जा ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो तो बस अपनी सिगरेट पीते जा रहे हैं, खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रहे। मुसन्निफ ने पैदल चलने के ऊपर इतनी लंबी तकरीर कर दी, इसका माने यह है कि वो पैदल चलना नहीं चाहते। कुछ हल पेश करना चाहिए, कुछ तजवीज देनी चाहिए कि ऐसे नहीं चल सकते, तो आपको कुछ इंतजाम कर लें सवारी वगैरह का, लेकिन नहीं, मिर्जा का कोई बात ही सामने नहीं आ रही, कोई तवज्जो मिर्जा नहीं देना चाहते। तो मुसन्निफ ने पहले तो परेशान हुए कि मिर्जा को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, हिकारत भरी नजरों से मुंह फेर लिया कि क्या बोलूं इससे, मैं कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, हमेशा मैं यूं ही पैदल चलता रहूंगा क्या। मिर्जा का तो यह सोचना है कि मुझे कोई सवारी ही नहीं मिलनी चाहिए, मैं जो वाकया बता रहा हूं, मैं जो अपना दर्द बयान कर रहा हूं, ये फिजूल बयान कर रहा हूं, खामोशी से पैदल चलता रहूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी मिर्जा की तवज्जो अपनी तरफ करता हूं, और मुसन्निफ उसकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करने के लिए एक तरीका निकालते हैं। वो तरीका ये कि उनके कान में जाकर कहेंगे कि मैं मोटर कार लेने वाला हूं। ये सुनते ही मिर्जा के कान खड़े हो जाएंगे कि मोटर कार कैसे लोगे, कैसे पैदल चलना छोड़ दोगे। तो फिर उसके बाद मुसन्निफ की तरफ मिर्जा का तवज्जो चली जाएगी। तो अभी तो मन में सोच रहे हैं, मैंने दिल में कहा, अच्छा मिर्जा यूं ही सही, यानी तुम नहीं सुनना चाहते मेरी बात, तो कोई बात नहीं, मत सुनो, मैं देखता हूं तुम कैसे नहीं सुनते, देखूं तो मैं क्या करता हूं, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। अब मुसन्निफ क्या करेंगे, मुसन्निफ अपने कान उनके पास लेकर जाएंगे और जाकर उनसे कहेंगे कि मैं कार लेने वाला हूं। फिर देखिए मिर्जा की कैफियत क्या होती है। मैंने अपने दांत पच्चे कर लिए और कुर्सी के बाजू पर झुककर मिर्जा के करीब पहुंच गया। मिर्जा ने भी सर मेरी तरफ मोड़ा, मैं मुस्कुरा दिया, लेकिन मेरे तबस्सुम में जहर मिला हुआ था, गुस्से वाला हंस रहा था मैं। मिर्जा सुन नहीं रहे बात को, तवज्जो नहीं दे रहे, तो मुसन्निफ को गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब मिर्जा को अपनी तरफ मरकूज करना है, तवज्जो इस तरफ लानी है, तो कैसे करें। तो अपने दांत पच्ची कर लिए, ऐसे करके भींच लिए दांत, गुस्से के अंदर आ गए, दांत को भींच लिया, मिर्जा के करीब झुक गए हैं उसकी कुर्सी की तरफ, और झुक गए तो मिर्जा ने भी सोचा कि कोई बात है, मिर्जा ने भी उनकी तरफ सर लगा लिया कि क्या कहना चाहते हैं, और फिर हल्के से मुस्कुराए।
अब ये बताते हैं कि मेरे मुस्कुराने का अंदाज ऐसा था कि जैसे उसमें जहर मिला हो, गुस्से के अंदर देखकर मुस्कुरा रहा था। इस तरह से मुस्कुरा रहा था कि जैसे आज मिर्जा की मैं जान ले लूंगा। मिर्जा मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरी बात के जो मेरी परेशानी है उस परेशानी का हल नहीं निकाल रहा है। जब मिर्जा सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया तो मैंने चबा चबा कर कहा, चबा चबा कर यानी गुस्से के अंदर। कैसे बोलते हैं चबा चबा के? देखो, मिर्जा मैं एक मोटर खरीदने लगा हूं। इस तरह चबा चबा के उन्होंने मिर्जा के कान में हल्की सी बात की, मिर्जा मैं मोटर खरीदने लगा हूं, तो मेरी बात सुनते नहीं हो ना। अब देखो, अब इस बात का कैसे असर हुआ तो देखिए, ये कहकर मैं बड़े इस्तगना के साथ दूसरी तरफ देखने लगा। इस्तगना यानी लापरवाही। मिर्जा से चबा चबा के कान में कह दिया कि मिर्जा मैं एक मोटर खरीदने लगा हूं, और ये कह के मुंह फेर लिया। अब मिर्जा की तरफ नहीं देख रहे हैं कि मिर्जा क्या सोच रहा है, मुंह फेर के फिर चुपचाप सिगरेट अपनी वही अंदाज में सिगरेट पीते जा रहे हैं। मिर्जा बोले, क्या कहा तुमने, क्या खरीदने लगे हो? भाई दोस्त आगे बढ़ता है तो दोस्त को जलन होती है। मिर्जा यहां पर ऐसे दोस्त बताए गए हैं जो इनसे हसद कर रहे हैं, तो पूछ रहे हैं फौरन कि क्या कहा तुमने। अभी तो मिर्जा तवज्जो ही नहीं दे रहे थे, देख ही नहीं दे रहे थे, लेकिन जब मुसन्निफ ने कहा कि मैं कार खरीदने जा रहा हूं तो मिर्जा फौरन कान खड़े हो गए। उनकी तरफ देखते हैं कि क्या कहा तुमने, क्या खरीदने लगे हो? मैंने कहा, सुना नहीं तुमने, मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं। मोटर कार एक ऐसी गाड़ी है जिसको बाज लोग मोटर कहते हैं और बाज लोग कार कहते हैं, लेकिन चूंकि तुम जरूरत से ज्यादा ज़हीन हो इसलिए मैंने दोनों लफ्ज इस्तेमाल किए हैं ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। मिर्जा से कहते हैं कि मैं मोटर कार खरीदने लगा हूं। मिर्जा समझे नहीं, बोले कि क्या क्या, फिर से कहो क्या कहा है? तो बोले कि मैं मोटर कार खरीदने लगा हूं। मोटर जानते हो क्या होती है? बाज लोग उसे मोटर कहते हैं, बाज लोग उसे कार कहते हैं, लेकिन तुम ज्यादा ज़हीन हो, मुझे पता है तुम्हारी जहानत कितना तुम समझते हो, तो मैं कह रहा हूं तुमसे कि मैं मोटर कार खरीद रहा हूं। मिर्जा बोले मिर्जा का कोई जवाब नहीं, बस खाली सर हिला दिया, ठीक है मोटर खरीदने वाले हो। अब के मिर्जा नहीं, मैं बेपरवाही से सिगरेट पीने लगा। भवें मैंने ऊपर को चढ़ा ली, फिर सिगरेट वाला हाथ मुंह तक इस अंदाज से लाता रहा और हटाता कि बड़े बड़े एक्टर उस पर रश करें। मुसन्निफ कहते हैं कि मिर्जा को पे कान में डाल दी मैंने कि मैं मोटर खरीद रहा हूं। अब मोटर खरीदने की बात जब मिर्जा ने सुनी तो मिर्जा के कान खड़े हो गए। मिर्जा हैरत में कि भाई कैसे कार खरीद लेगा ये, परेशान है मिर्जा के कैसे सवाल जवाब करें। अब जैसी लापरवाही मिर्जा दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले जब वो पैदल चलने की बता रहे थे मुसन्निफ, अब मुसन्निफ उसी अंदाज के अंदर आ गए, दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और जैसे मिर्जा बीड़ी पी रहे थे ऐसे यही सिगरेट के कश, और कहते हैं कि इस अंदाज में मैं सिगरेट पी रहा था कि बड़े बड़े एक्टर रश्क करने लगे। इस अंदाज में सिगरेट पी रहा था, एक्टिंग के अंदाज के अंदर ये सिगरेट पीने लगे। थोड़ी देर बाद मिर्जा फिर बोले, मिर्जा तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बस पहले ही बोला गाड़ी लेने वाले हो, और सिगरेट पी रहे हैं, तो उसके बाद भी मिर्जा खामोशी से मैंने सोचा असर हो रहा है मिर्जा के ऊपर, मेरी बात का असर हो रहा है। मैंने जो गाड़ी की बात की, अभी तो मिर्जा खामोश थे, अब मिर्जा बोलने लगे हैं, कम से कम हूं ही निकल रहा है उनके मुंह से, निकल तो रहा है, लेकिन यह भी मुसन्निफ को पसंद नहीं है कि हूं ही क्यों निकल रहा है। आगे तो बोले मिर्जा कुछ, मैंने सोचा असर हो रहा है, मिर्जा साहब पर रोब पड़ रहा है, मैं चाहता हूं कि मिर्जा कुछ बोले ताकि मुझे मालूम हो कि कहां तक मरूब हुआ है। लेकिन मिर्जा ने फिर कहा मिर्जा बस खाली अकेले बैठे हुए खामोशी से, मुसन्निफ सिगरेट पी जा रहे हैं और मिर्जा कुछ सोच रहे हैं और करे जा रहे हैं। अब मुसन्निफ को लगा कि मिर्जा पर मेरा रोब पड़ गया है। मैंने जब मोटर कार की बात कही तो मिर्जा मेरी बात के अंदर घुल गए हैं, मेरी बात को सोच रहे हैं। अब कहां तक सोच रहे हैं, कितना रुआब पड़ा है मेरा, कितना मरहूब हुए हैं, यानी मेरे रुआब के असर में आए हैं, मेरे असर में आए हैं। कैसे पता चले? जब तक मिर्जा कुछ नहीं बोलेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। अब मुसन्निफ के लिए जरूरी है कि मिर्जा कुछ बोलें, लेकिन मिर्जा तो मुसन्निफ को गुस्सा आ जाता है। मुसन्निफ कहते हैं, मैंने कहा मिर्जा जहां तक मुझे मालूम है तुमने स्कूल और कॉलेज और घर में 2-3 जुबानें सीखी हैं, और उनके अलावा तुम्हें कई ऐसे अल्फाज भी आते हैं जो किसी स्कूल और कॉलेज या शरीफ घराने में नहीं बोले जाते। फिर भी इस वक्त तुम्हारा कलाम हूं से आगे नहीं बढ़ता, तुम जले जाते हो मिर्जा। मुसन्निफ मिर्जा से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ उनके मुंह से उगलवाना चाहते हैं कि मिर्जा भी कुछ बोलें।
मुसन्निफ बड़ी देर से कशमकश के अंदर है। मिर्जा से कह दिया है कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, लेकिन मिर्जा से मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकल रहा, कुछ बोल ही नहीं रहे, वो खामोशी से बैठे हुए हैं, सिर्फ करे जा रहे हैं। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मिर्जा, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं कि तुमने स्कूल में भी कई जुबानें सीखी हैं, कॉलेज में भी कोई जुबानें सीखी हैं, और तुम एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारे घर में भी तुमने जुबानें सीखी ही होंगी, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? और फिर इन जबानों के अलावा तंज़ी अंदाज में कहते हैं, मजे के साथ कहते हैं कि कुछ लफ्ज आपको ऐसे भी आते हैं जो किसी शरीफ खानदान में नहीं बोले जाते, कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जाते, उस तरह के अल्फाज भी तुम्हारे आते हैं। तो ये गालियों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मिर्जा कुछ गालियां वगैरह भी जानते होंगे, लेकिन मिर्जा खामोश हैं। और मिर्जा से मुसन्निफ चाहते हैं कि मिर्जा कुछ बोलें, उनके दिल का हाल जानते हैं, अपना रौब जमाना चाहते थे। तो रौब का पता तभी चलेगा कि मिर्जा कुछ बोलेंगे, लेकिन मिर्जा खामोश हैं। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मिर्जा, तुम जलते हो, मेरी तरक्की से, मेरे मोटर कार लेने से तुम्हें हसद हो रही है। और फिर जलन का कहते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जो जहनी कैफियत है उसे अरबी जुबान में हसद कहते हैं, तुम्हें मुझसे जलन हो रही है, और अरबी में जलन को ही हसद कहते हैं। तुम मुझसे जलते हो मिर्जा कि मैं मोटर कार नहीं ले लूं। मिर्जा साहब पर अभी भी कुछ असर नहीं था। मिर्जा साहब कहने लगे, नहीं ये बात तो नहीं, मैं तो सिर्फ खरीदने के लफ्ज पर गौर कर रहा था। उन्होंने कहा था ना, मैं मोटर कार खरीदने लगा हूं। तो मिर्जा कहते हैं, नहीं जलने वलने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुमसे फिलहाल भला क्यों जलूंगा, मैं नहीं जलता। मैं तो इस बात पर गौर कर रहा हूं कि आपने कहा था मैं खरीदने लगा हूं, तो मैं खरीदने वाली बात पर गौर कर रहा था कि खरीदना क्या होता है। तो ये कह रहे हैं कि तुमने कहा था कि मैं एक मोटर कार खरीदने लगा हूं, तो मियां खरीदना तो एक ऐसा फेल है कि उसके लिए रुपए वगैरह की जरूरत होती है। मिर्जा कहते हैं, तुमने कहा था कि खरीदने लगा हूं, तो खरीदना तो ऐसा काम है कि जिसके लिए कुछ रुपये चाहिए। और साथ में मिर्जा मजाक में कहते हैं कि रुपये वगैरह चाहिए, तो चलो ठीक है, वगैरह का इंतजाम तो हो गया, यानी वगैरह मतलब कुछ और, वो तो कुछ इंतजाम हो जाएगा, लेकिन खरीदने के लिए सबसे जरूरी शय रुपया होता है। रुपया कहां से लाओगे जनाब? वगैरह का तो बंदोबस्त हो जाएगा, बखूबी हो जाएगा, लेकिन रुपये का बंदोबस्त कैसे करोगे? कहां से लाओगे तुम रुपये अपनी कार को खरीदने के लिए? कैसे खरीदोगे? यह नुक्ता मुझे भी ना सोचा था, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी। मैंने कहा, मैं अपनी कई कीमती अशिया बेच सकता हूं। मुसन्निफ मिर्जा से अपने रुआब का जाहिर करने के लिए, मिर्जा को अपने असर में लाने के लिए कहते हैं, उसको पावर दिखाने के लिए अपना कहते हैं कि मैं कार खरीदूंगा। तो मिर्जा को जवाब नहीं देते। बड़े झिंझोड़ने के बाद, हिलाने के बाद मिर्जा कहते हैं कि मैं तो ये सोच रहा था कि खरीदने के लिए तुम रुपये कहां से लाओगे, पैसे कहां से लाओगे। अब मुसन्निफ मन ही मन सोच रहे हैं कि मैंने मिर्जा से कार लाने के बारे में तो बात कर ली थी कि मैं एक मोटर कार खरीदूंगा, लेकिन कहां से खरीदूंगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, और रुपया चाहिए तो रुपया कहां से लाऊंगा। मुसन्निफ ने इस बात के बारे में अभी सोचा ही नहीं था, बुखारी साहब ने सोचा ही नहीं था। तो फिर मिर्जा के सामने कमजोर अपने आप को साबित करना नहीं चाहते, जैसे तैसे करके मिर्जा के आगे वो मजबूत रहना चाहते हैं, अपना रुआब कायम रखना चाहते हैं, दबदबा बरकरार रखना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं रुपये का इंतजाम तो कर लूंगा। तो मिर्जा कहते हैं, कैसे करोगे? बोले, अपना बहुत सारा सामान है मेरा, अपनी चीजें बेच दूंगा। अशिया शय की जमा है, मेरे पास ऐसी अशिया हैं जो मैं बेच सकता हूं, तो मैं बेच दूंगा। मिर्जा भी कहां कम रहने वाले थे। मिर्जा बोले, कौन कौन सी? मसलन, यानी मिसाल दो, कौन कौन सी चीजें बेचोगे? मुसन्निफ कह रहे हैं कि मैं रुपयों के इंतजाम के लिए अपनी अशिया बेच दूंगा, बहुत सारी चीजें बेच दूंगा। मिर्जा कहते हैं, कौन कौन सी चीजें बेच दोगे? मिसाल दो एक दो चीजों की। तो मुसन्निफ देखिए मिसाल क्या कहते हैं। वो कहते हैं, एक तो मैं अपना सिगरेट केस बेच डालूंगा, जिसमें सिगरेट रखते हैं, उस केस को बेचकर मोटर कार के लिए पैसे जमा करने की बात कर रहे हैं। कुछ दिमाग में नहीं था कि क्या बेचेंगे क्या नहीं करेंगे। वो तो मिर्जा ने अचानक सवाल दाग दिया था कि रुपयों का इंतजाम कहां से करोगे। तो मिर्जा को खामोश करने के लिए, उस वक्त अपनी बात को आगे रखने के लिए मुसन्निफ कह देते हैं कि मैं अपनी चीजें बेच दूंगा। मिर्जा सफाई मांग लेते हैं कि बताइए क्या बेचेंगे। तो अपना सिगरेट का केस दिखाते हैं कि एक तो मैं अपना सिगरेट का केस ही बेच दूंगा, इससे भी तो पैसा मिलेगा। मिर्जा कहते हैं, ठीक है। कहने लगे, चलो 10 आने तो ये हुए, बाकी 2,500-3 हजार का इंतजाम भी इसी तरह हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। वो सिगरेट केस दिखाते हैं कि ये बेचूंगा। तो मिर्जा कहां कम रहने वाले थे, बोले केस बेचोगे, ठीक है, 10 आने का इंतजाम तो ये हो गया। अब 2,500-3 हजार रुपए की मोटर कार आएगी, तो जो कम पड़ रहे हैं पैसे
उसका इंतजाम भी हो जाएगा, इसी तरीके से सामान बेच बेच कर 10-10 आने की चीजें बेचकर, तो फिर सारे काम बन जाएंगे। मजाक उड़ा रहे हैं मिर्जा, एक दूसरे की बातों के अंदर मजा लिया जा रहा है और तंज किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद जरूरी यही मालूम हुआ कि गुफ्तगू का सिलसिला कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। अब मिर्जा की इस बात का जवाब मुसन्निफ के पास कुछ नहीं है। मिर्जा ने कहा था कि क्या बेचोगे, तो सिगरेट केस दिखा दिया था कि ये बेच दूंगा, अब उससे तो 10 आने ही मिलेंगे और रुपये करने हैं 2,500-3 हजार रुपए। अब खामोश रहना ही बेहतर है। मुसन्निफ खामोश हो गए, मिर्जा भी अभी खामोश है, मुसन्निफ भी खामोश है। चुनांचे में मिर्जा से बेजार होकर खामोश हो रहा। यह बात समझ में नहीं आई कि लोग रुपया कहां से लाते हैं। अब तवक्को दूसरी तरफ हो गई। अभी तो कार की तरफ ध्यान था, अब कार के लिए पैसों का इंतजाम करना है। पैसा नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको बेचकर पैसे का इंतजाम कर लिया जाए, रुपये का बंदोबस्त कर लिया जाए। तो अब वही शुरू वाली बात जहां पर उन्होंने कहा था कि जमाने की नासाजगारी पर गुस्सा आता है, रुपये की, दौलत की बेजा तकसीम के ऊपर इनको गुस्सा आता है, बम बनाने का नुस्खा बनाने लग जाते हैं गुस्से के अंदर। तो अब मौजू यह आ गया कि लोग जो मोटर कारों में घूम रहे हैं, वो लोग जिन्होंने ऊंची ऊंची इमारत बना रखी हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है, वो कहां से पैसा लाते हैं। मुसन्निफ कहते हैं मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। आखिर में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो पैसे वाले हैं, अमीर हैं, जो गाड़ियों पर चलते हैं, वो चोरी करते हैं। चोरी करने की वजह से उनके पास पैसा आ जाता है। इस नतीजे पर मुसन्निफ पहुंचे कि वो चोरी करते हैं इसलिए अमीर हैं, मैं चोरी नहीं करता, मैं गरीब हूं। तो इस बात से दिल को कुछ सुकून आ गया, थोड़ा इत्मीनान मिल गया कि हाँ ठीक है, इसलिए मैं गरीब हूं। गरीब होने की वजह पता चल गई खुद की। तो बहुत सोचा और आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि लोग चोरी करते हैं। उससे एक गुना इत्मीनान हो गया। एक गुना यानी थोड़ा सा कुछ देर के लिए इत्मीनान मिल गया कि हाँ मुझे अपनी गरीबी की वजह पता चल गई। ये लोग जो अमीर हैं, गाड़ियां दौड़ाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इन्होंने बना रखी हैं, खूब धन दौलत लुटाते फिरते हैं, ये चोरी करते हैं। खुद को सुकून दे लिया दिल को। मिर्जा बोले। अब मिर्जा बोलने वाले थे, कार के बारे में बता रहे हैं कि कार तो तुम नहीं ले पाए। तो एक मिर्जा भी कुछ अपनी राय रखते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊं, एक बाइसिकल ले लो। मिर्जा कहते हैं कि कार तो तुम नहीं ले सकते, इतना पैसा नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारे लिए, और वो आइडिया ये है कि ऐसा करो, कार छोड़ो और एक साइकिल ले लो। मैंने कहा वो रुपए का मसला तो फिर भी जो का तो रहा। मिर्जा ने कहा कि साइकिल ले लो। तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि साइकिल लेने के लिए भी तो पैसे लगेंगे, पैसा हमारे पास है ही नहीं, पैसे के मसले की वजह से ही हमारी कार रुक गई, और वो मसला जो का तो ही। अब तुम कह रहे हो साइकिल ले लो, तो साइकिल भी कोई मुफ्त थोड़ी आएगी। लेकिन मिर्जा कहते हैं कि मुफ्त साइकिल तुम्हें मुफ्त मिल रही है। मैंने हैरान होकर पूछा, मुफ्त का नाम सुनते ही मुसन्निफ हैरान हो गए। कहते हैं मुफ्त, वो कैसे? कहने लगे मुफ्त ही समझो, आखिर दोस्त से कीमत लेना भी कहां की शराफत है। अलबत्ता तुम एहसान कबूल करना गवारा ना करो तो और बात है। मिर्जा कह रहे हैं कि मेरे पास ही साइकिल है, मैं तुम्हें मुफ्त देने के लिए तैयार हूं। अब अगर तुम ही एहसान नहीं लेना चाहो, एहसान के तले दबना नहीं चाहो, तो वो और बात है, लेकिन मेरे पास एक साइकिल है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, और वो भी मुफ्त। मुफ्त का नाम सुनते ही मुसन्निफ कहते हैं कि उनकी बाँछें खिल गई, और इस अंदाज में कहते हैं कि बाँछें इतनी खिल गई कि घंटों तक अपनी जगह के ऊपर नहीं गई। इतनी खुशी मुसन्निफ को हुई। वो कहते हैं ऐसे मौके पर जो हंसी में हंसता हूं। अब हंसी देखिए मुसन्निफ की, कौन सी हंसी हंसते हैं, किस अंदाज की हंसी आती है मुसन्निफ को। मुफ्त की साइकिल मिल रही है, वो साइकिल जिसके लिए ये ख्वाब देखा करते हैं। सवारी के ऊपर बैठने की तमन्ना इनके दिल के अंदर है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से सवारी इनको नहीं मिलती। ये उस दौर की कहानी है बच्चों कि जिस दौर के अंदर साइकिल बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आजकल तो कार भी मामूली सी चीज हो गई है, हर घर के अंदर हर आदमी के पास कार मिल जाएगी। उस वक्त साइकिल होना भी बड़ी बात थी, बड़े रुतबे की, बड़े एजाज की चीज साइकिल समझी जाती थी। उस वक्त मुसन्निफ साइकिल के सपने देख रहे हैं और तब मुफ्त में साइकिल मिल रही है, तो सोचिए क्या हाल होगा। तो वो हंसी बता रहे हैं मुसन्निफ की, कितनी तरह की खुशी हुई और किस तरह की हंसी हुई। मुसन्निफ कहते हैं वो हंसी हंसता हूं, उसमें मासूम बच्चे की मसरत, जवानी की खुशदिली, उबलते हुए फव्वारों की मौसीकी और बुलबुलों का नगमा सब एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। चुनांचे मैं ये हंसी हंसा और इस तरह हंसा कि खुली हुई बाँछें
फिर घंटों तक अपनी असली जगह पर वापस ना आए। यानी बहुत ज्यादा खुश हो गया, इतनी खुशी हुई कि मैं खुशी का इजहार कैसे करूं। मासूम बच्चे की तरह खुशी आ रही है, जवान दिलों की जैसी खुशी आ रही है, बुलबुलों के नगमे गा रहे हैं, चारों तरफ संगीत बजता हुआ लग रहा है। खूब मजा आ गया मुसन्निफ को मुफ्त का नाम सुनते ही, मुफ्त में साइकिल मिल रही है ये सुनते ही, 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा। चुनांचे जब मुझे यकीन हो गया कि यकलख्त कोई खुशखबरी सुनने से दिल की हरकत बंद होने का जो खतरा होता है उससे महफूज हूं, तो मैंने पूछा, कोई खुशी मिल जाती है और अनचाही खुशी मिल जाती है तो उस खुशी की वजह से हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है, दिल को खतरा रहता है कि कहीं अटैक नहीं आ जाए, मैं खुशी से मर ना जाऊं। वो कैफियत मुसन्निफ की हो गई थी, खुशी से मरने वाली। तो खुशी को कंट्रोल करा और जब लगा कि अब हार्ट अटैक का खतरा नहीं है, अब मैं इतना खुश हो गया हूं कि मर नहीं सकता, तो उन्होंने अब मिर्जा से सवाल कर रहे हैं, अपने दिल को संभाला, अपने जज्बात को संभाला और मिर्जा से पूछते हैं अपने आप को काबू में करके। कहते हैं, है किसकी? बहुत हंसते हंसते खुश होते होते, किसकी साइकिल है, किसकी साइकिल देना चाहते हो? मिर्जा बोले, मेरे पास एक बाइसिकल पड़ी है, वो तुम ले लो, मेरी खुद की है। मैंने कहा, फिर कहना। खुशी के अंदर इजहार हो रहा है सारी बातों का, साइकिल मिल रही है और मिर्जा कह रहे हैं कि मेरे पास ये और मैं तुम्हें मुफ्त में देने के लिए तैयार हूं साइकिल। मुसन्निफ बड़े खुश हो रहे हैं। मिर्जा कहते हैं कि मेरे पास एक साइकिल है, ले लो। तो यकीन नहीं आ रहा है अपने कानों के ऊपर, क्या मिर्जा मुझे साइकिल देने के लिए तैयार है? क्योंकि मिर्जा को ये 1 नंबर का अय्यार समझते हैं, कमीना समझते हैं, मुमसिक समझते हैं, लालची समझते हैं। अपना मतलब का काम करने वाला मतलबी शख्स मिर्जा को मुसन्निफ समझते थे। लेकिन आज जब मिर्जा ने पेशकश की है तो मिर्जा की इज्जत इनके नजरों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो कहते हैं, मिर्जा कह रहे हैं, भाई एक बाइसिकल मेरे पास है, जब मेरी है तो तुम्हारी है, तुम ले लो। मेरे पास पड़ी हुई है, काम नहीं आ रही तो तुम ले लो। यकीन मानिए मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया, शर्म के मारे में पानी पानी हो गया। घड़ों पानी पड़ना यानी अपनी जगह पर जम जाना, अपने किए हुए काम के ऊपर शर्मिंदा हो जाना। और यहां पर भी दिया गया है कि शर्म की वजह से पानी पानी हो गया। क्यों पानी पानी हो गए मुसन्निफ शर्म की वजह से इसलिए पानी पानी हो गए क्योंकि वो मिर्जा को कमीना शख्स समझते थे, मिर्जा को मतलबी समझते थे, मिर्जा को लालची समझते थे। मिर्जा के अंदर जितनी भी दुनिया भर की बुराइयां हैं उन बुराइयों को ये अपने खिलाफ समझते थे। वो तो खाली दोस्ती थी कि दोस्त के साथ बैठा करते थे। लेकिन आज जब मिर्जा की कैफियत देखी, मिर्जा का जज्बा देखा कि वो मुफ्त में साइकिल देना चाह रहा है, मिर्जा से मेरी पैदल चलने की परेशानी नहीं देखी जा रही, मिर्जा से मेरी गरीबी नहीं देखी जा रही, वो मुझे मुफ्त में एक साइकिल दे रहा है, तब इनको अपना गलती का एहसास हुआ। अपने आप के ऊपर शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैं मिर्जा को इतना हकीर समझता था, इतना कमजोर समझता था, इतना नालायक समझता था, और वो मेरे लिए देखो अपनी साइकिल दे रहा है, अपनी साइकिल की कुर्बानी कर रहा है मेरे लिए। तो ये कहते हैं, शर्म के मारे मैं पानी पानी हो गया कि क्या करूं। 14वीं सदी में ऐसी बेगर्जी और ईसार भला देखने में कहां आता है। यहां 14वीं सदी के लोगों के ऊपर तंज किया गया है बच्चों। तंज और मज़ाह के साथ ही इंशाइया लिखा जाता है। तंज और मज़ाह शर्त नहीं है, लेकिन उनसुर जगह जगह नजर आते हैं, पहचानने के लिए नजर होनी चाहिए। 14वीं सदी में ऐसी बेगर्जी और ईसार भला देखने में कहां आता है। अब 14वीं सदी के अंदर जो लोग रहे हैं, कहां है उनमें कुर्बानी का जज्बा, कहां है उनमें बेगर्जी से ऐसे काम करना, कहां है किसी से कोई मदद करने का जज्बा। हर आदमी अपने मफाद के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने के अंदर लगा रहता है। वही चीजें करता है जिससे उसको खुद को फायदा हो जाए, वही काम करता है जिससे उसको कुछ मिल जाए, और अगर उसको कुछ ना मिले, कोई फायदा ना हो, तो फिर किसी काम को वो करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। तो खुदगर्जी का जमाना है ये, यहां पर बेगर्जी नहीं मिलती, यहां पर लालच का जमाना है 14वीं सदी जो है। और इस लालच के बीच में ऐसा शख्स मिल जाना, ये मुसन्निफ के लिए हैरत की बात थी कि ये तो पता नहीं क्या समझते थे मिर्जा को, लेकिन मिर्जा तो बड़े दिलावर निकले, बड़े दिलदार इंसान निकले, और वो भी 14वीं सदी के अंदर जहां अच्छे इंसान मिलना मुश्किल हो गया है। मैंने कुर्सी सरका कर मिर्जा के पास कर ली। समझ में ना आया कि अपनी निदामत और ममनूनियत का इजहार किन अल्फाज में करूं। अपनी निदामत नादिम होना, शर्मिंदगी, और ममनूनियत एहसानमंद होना, ममनून होना। मिर्जा का एहसानमंद हो रहे हैं क्योंकि मिर्जा साइकिल का इंतजाम कर रहे हैं, और मिर्जा की सामने नादिम हो रहे हैं अपने सोच के ऊपर, अपने दिए हुए अल्फाज के ऊपर। अभी आपने देखा मिर्जा से कैसे बात कर रहे थे, मिर्जा को चिढ़ाने वाली बातें कर रहे थे।
मिर्जा के सामने इन्होंने कार की जब बात की थी तो मिर्जा को नीचा दिखाने के लिए तो की थी। मिर्जा उनकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे तो इन्होंने कहा था कि मैं कार खरीदूंगा, और फिर मिर्जा को रुआब में लेने की कोशिश कर रहे थे, अपना दबदबा मिर्जा के ऊपर जाहिर कर रहे थे। अब उन्हें अपनी उस सोच के ऊपर शर्म आ रही है, जो उस ख्याल थे मिर्जा के लिए, उन ख्यालात के ऊपर शर्म आ रही है, नादिम हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मिर्जा मैं अपनी निदामत और अपनी ममनूनियत कैसे जाहिर करूं, तुम्हारे ऊपर जो एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर, इसको मैं कैसे एहसान चुकाऊंगा तुम्हारा, मैं पशेमान हूं, परेशान हूं। मैंने कहा मिर्जा सबसे पहले तो मैं इस गुस्ताखी और दुरुस्ती और बेअदबी के लिए माफी मांगता हूं जो अभी अभी मैंने तुम्हारे साथ गुफ्तगू में रवा रखी। अब मिर्जा से बात कर रहे हैं, अपनी निदामत जाहिर कर रहे हैं, ममनूनियत जाहिर कर रहे हैं। मिर्जा से कहते हैं कि मिर्जा सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे सामने जो गुस्ताखी की है, मैंने जो तुम्हारे सामने दुरुस्ती की है, मैं जो बेअदबी से तुम्हारे सामने पेश आया हूं, मैं इसकी माफी मांगता हूं। सबसे पहले तो मुझे माफ कर दीजिए, जो पुराना मामला हो गया है सब दरगुजर कर दो। दुरुस्ती मतलब होता है सख्ती, सख्त लहजे के साथ बात करना, सख्ती के साथ पेश आना। मिर्जा के साथ बड़ी सख्ती के साथ पेश आ रहे थे, मुंह फेर फेर के बातें कर रहे थे, सिगरेट पी पी के अदाओं से बातें कर रहे थे। अब अपने किए के ऊपर पछतावा हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है, तो कहते हैं कि मैं अपनी गुस्ताखी के लिए, अपनी दुरुस्ती के लिए, मैं अपनी बेअदबी के लिए आपसे माफी मांगता हूं, मेरी माफी कबूल करो। दूसरे, आज मैं तुम्हारे सामने एक एतराफ करना चाहता हूं। एतराफ यानी कबूल करना चाहता हूं, मैं मानना चाहता हूं इस बात को। एक बात तो यह कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं कि मैंने तुम्हारे सामने जो बदकलामी की है, इसकी मैं माफी चाहता हूं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक बात कबूल करता हूं। और क्या कबूल कर रहे हैं देखिए, और उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी साफ गोई की दाद दोगे और मुझे अपनी रहमदिली के सदक़े में माफ कर दोगे। अब ये मिर्जा से सामने कबूलनामा पेश कर रहे हैं, कबूलियत कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं हमेशा तुमको अजहद कमीना, मुमसिक, खुदगर्ज और अय्यार इंसान समझता रहा। इसके लिए एतराफ कर रहे हैं अपनी इसका कि मैं आपको गलत समझता रहा था, मैं आपको हमेशा कमीना समझता था, कमीनेपन की हद को इंतहा करने वाले को मैं कमीना समझता था आपको। मुमसिक कहते हैं बच्चों लालची, बखील को। मैं तुम्हें मुमसिक समझा करता था, मैं तुम्हें कमीना समझा करता था, मैं खुदगर्ज समझा करता था, और मैं अय्यार, चालाक समझा करता था, मैं मक्कार समझा करता था तुमको। मैं माफी चाहता हूं, तुम ऐसे नहीं निकले, तुम तो बड़े शरीफ निकले हो। कहते हैं कि देखो नाराज मत हो, इंसान से गलती हो ही जाती है, लेकिन आज तुमने अपनी शराफत और दोस्त परवरी का सबूत दिया है और मुझ पर साबित कर दिया है कि मैं कितना काबिल नफरत, तंग ख्याल और हकीर शख्स हूं, मुझे माफ कर दो। मिर्जा के सामने माफी मांग रहे हैं कि मिर्जा तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, बड़े नेक दिल निकले, बड़े दोस्त परवर निकले, इज़हार और मोहब्बत के पेकर निकले, तुमने तो मेरे लिए बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, और मैं तुम्हें क्या समझता था, मैं नादिम हूं, मैं शर्मिंदा हूं अपनी हरकतों के ऊपर कि मैं तुम्हें क्या क्या समझा करता था, किस किस तरह से तुम्हें कहता था। और इस तरह से हमारी कहानी का पहला हिस्सा यहां पर मुकम्मल हो जाता है। साइकिल मिल रही है हमारे मुसन्निफ को, जिस साइकिल की इनकी उम्मीद थी, जिस साइकिल की इनकी तमन्नाएं थी, ख्वाहिशात इन्होंने पाल रखी थी कि साइकिल मिलेगी तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। अजहद इनको साइकिल मिलने वाली है, और साइकिल कहां से मिलेगी, इनके दोस्त मिर्जा से। तो मिर्जा इनको अगले हिस्से के अंदर साइकिल देंगे। तो साइकिल क्या है, कौन सी मशीन इनको मिलने वाली है, किस तरह की साइकिल मिलने वाली है, और किस तरह की आवाजें साइकिल में से आएंगी, वो अगले हिस्से में उन चीजों को मुताला करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतजार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।